हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज हम आरबीएसई के सिलेबस के अनुसार 9वें चैप्टर आगम की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में जानेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आगम क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। दूसरी बात करेंगे विभिन्न बाजारों में आगम वक्रों की आकृतियां, अर्थात किस प्रकार के आगम वक्र हमें प्राप्त होते हैं। और तीसरा बात करेंगे हम आगम वक्रों का महत्व। आइए एक एक बिंदु को आगे डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहूँगा आपसे कि आप पूरे वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें, जिससे पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाए। आइए बात करते हैं आगम क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। आशय आगम का मतलब होता है कोई भी फर्म या उत्पादक जो उसने उत्पादन किया है उस माल को जब बाजार में बेचता है तो उससे बेचने से जो राशि उसे प्राप्त होती है वह आगम या रेवेन्यू कहलाती है। वास्तव में इस आगम में उत्पादन की लागत और उसके साथ साथ लाभ की मात्रा भी शामिल की जाती है। जैसे मान लीजिए एक उत्पादक ने किसी वस्तु की 50 इकाइयां उत्पादन की, उन 50 इकाइयों को जब बाजार में बेचा तो उससे जितनी राशि उसे प्राप्त हुई वो राशि ही उसका आगम कहलाती है। आगम को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला होता है कुल आगम, टोटल रेवेन्यू या टीआर, शॉर्ट में इसको टीआर के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। दूसरा होता है औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू या एआर। तीसरा होता है सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू या एमआर। सबसे पहले बात करते हैं हम कुल आगम टीआर की। कुल आगम वास्तव में उस राशि को बताता है जो एक फर्म अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बाजार में बेचने से प्राप्त करती है। हम ये कह सकते हैं कि जो बिक्री की मात्रा है, यदि उसको वस्तु की प्रति इकाई कीमत से गुणा कर दिया जाए तो जो राशि प्राप्त होगी वो कुल आगम को व्यक्त करेगी। यदि सूत्र रूप में बात करें तो कुल आगम टीआर इज इक्वल टू बिक्री मात्रा, यदि इसको हम क्यू के द्वारा दर्शा रहे हैं तो क्यू इंटू प्रति इकाई कीमत, जिसको हम पी के द्वारा सामान्य रूप से दर्शाते हैं, तो टीआर इज इक्वल टू क्यू इंटू पी, जो दर्शाएगा वो कुल आगम को व्यक्त करेगा। एक एग्जाम्पल से यदि समझें, मान लीजिए फर्म ने 50 इकाइयां वस्तु की बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की और उसको 6 रुपए प्रति इकाई की कीमत से बेचा, तो कुल रेवेन्यू उसका कितना हो जाएगा, 50 इंटू 6, 300 रुपए जो राशि हमें प्राप्त होगी वो उस फर्म या उत्पादक के लिए कुल आगम को व्यक्त करेगी। अब बात करते हैं दूसरी औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू या एआर। वास्तव में जो एआर होता है वो वस्तु की प्रति इकाई कीमत को भी बताता है। अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे, जो फर्म ने वस्तु की कुल मात्रा बेची थी उससे जो उसको कुल आगम प्राप्त हुआ है ना, तो कुल आगम में कुल मात्रा का भाग दे दिया जाए, अर्थात टीआर में क्यू का भाग दे दिया जाए, तो जो राशि प्राप्त होगी वो औसत आगम एआर को व्यक्त करेगी। जैसे पिछला एग्जाम्पल ही लिया हमने, जैसे फर्म का जो कुल आगम था टीआर था वो 300 रुपए, और जो यदि मान लें बिक्री की जो इकाइयां हैं, यहाँ मान लिया हमने 5 इकाइयां फर्म ने बेची हैं, तो यदि औसत आगम की बात करेंगे तो कितना माना जाएगा, 300 में कितने का भाग दे देंगे हम, 5 का भाग दे देंगे, तो जो राशि प्राप्त होगी 60 रुपए, वो क्या कहलाएगी, औसत आगम एआर को व्यक्त करेगी। अब बात करते हैं सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू या एमआर। ये जो सीमांत शब्द है मैंने पहले ही बताया था, एक ये परिवर्तन की दर को बताता है। अब चूंकि हम आगम के संदर्भ में इसको पढ़ रहे हैं तो किसमें परिवर्तन की दर, कुल आगम में होने वाले परिवर्तन की दर को बताएगा। वैसे यदि समझें तो एक फर्म द्वारा जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेची जाती है, उस अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम यानी कि टीआर में जो वृद्धि होगी वही उसकी सीमांत आगम एमआर कहलाएगी। यदि सूत्र रूप में बात करें तो एमआर इज इक्वल टू टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। यह जो टीआर एन होता है ये वस्तु की बेची गई अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाला कुल आगम, और n-1
अंतिम वस्तु से ठीक पहले वाली इकाइयों को बेचने से प्राप्त कुल आगम, वो हमारा TRN-1 को बताता है। एक एग्जाम्पल से भी समझे हम बात करें, यदि मान लीजिए फर्म 6 इकाई वस्तु की बेच रही है, कल्पना कीजिए आप, और 6 इकाइयों से उसको 300 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। अब उससे पहले वाली एक इकाई, मतलब उससे पहले वाली कौन सी होगी, 5वीं इकाई, तो 5 इकाइयों को बेचने से मान लो उसको 250 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका सीमांत आगम कितना हो जाएगा, 300 माइनस 250, 50 रुपये उसका सीमांत आगम कहलाएगा। दूसरे सूत्र के रूप में बात करें तो MR इजिकल टू डेल्टा TR। डेल्टा TR का मतलब क्या हुआ, कुल आगम में होने वाला परिवर्तन, और डेल्टा Q क्या होगा, उत्पादन की इकाइयों में, बिक्री की जो इकाइयां हैं उसमें होने वाला परिवर्तन। एक एग्जाम्पल और भी देखें, जैसे फर्म मान लीजिए कोई 10 इकाई वस्तु की बेच रही है और उसका कुल आगम 100 रुपये होता है, अर्थात उन जब 10 इकाइयों को बेचा तो उसे कितने रुपए प्राप्त हुए, 100 रुपये प्राप्त हुए। अब जब वो 11 इकाइयां बेच देती है उस वस्तु की, तो उसका जो TR है वो 109 रुपये हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम दूसरे सूत्र से सीमांत आगम निकालें तो क्या हो जाएगा, 109 माइनस 100, ये तो मान किसको बताएगा, डेल्टा TR को, और डेल्टा Q क्या बताएगा, 11 माइनस 10, तो कितना आया, 9/1, तो कितना आ गया MR का मान आपके पास, 9 रुपये। तो जो ये 9 रुपये है ये हमारा सीमांत आगम को व्यक्त करेगा। अब बात करते हैं विभिन्न बाजारों में आगम वक्र। बाजार शब्द जो मार्केट का हिंदी वर्जन है। मार्केट क्या होता है, आप समझेंगे मार्केट साहब ऐसा होता है जब वस्तुएं बिकती हैं, खरीदते बेचते हैं, वास्तव में उसी का ही है, लेकिन अर्थशास्त्र में थोड़ा सा इससे अलग अर्थ लेते हैं हम। वास्तव में अर्थशास्त्र में बाजार से आशय उस पूरे क्षेत्र से या संपूर्ण क्षेत्र से लिया जाता है जहां पर क्रेता और विक्रेताओं के बीच में स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धात्मक संबंध पाए जाते हैं। स्वतंत्र संबंध है, अपनी वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए स्वतंत्र होते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक मतलब कीमतों में, उन्हें खरीदने बेचने की स्थिति में आपस में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, तो पूरा का पूरा क्षेत्र शामिल होगा, उसे हम बाजार कहते हैं। और प्रतियोगिता के आधार पर जब हम आगम वक्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो उस समय बाजार को मुख्य रूप से हम निम्न प्रकारों में बांटते हैं, जिसमें पहला होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा एकाधिकार बाजार, मोनोपोली, और तीसरा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इम्परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ इस वीडियो में समझने के लिए हम 2 चीजों पर पहले ध्यान देंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरा एकाधिकार बाजार या मोनोपोली। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता वास्तव में बाजार की एक ऐसी स्थिति को बताता है जिसमें किसी भी वस्तु के अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता पाए जाते हैं, और जो वस्तु उनके द्वारा बेची जाती है वो समरूप होती है, आइडेंटिकल होती है। फिर ऐसे बाजार में जो वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है वो उद्योग द्वारा किया जाता है। यहाँ विशेष ध्यान रखें, यहाँ उद्योग और फर्म 2 शब्द आएंगे। फर्म वास्तव में एक छोटी इकाई को बताता है, और उद्योग उन सभी फर्मों के एक समूह को कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि बिस्किट बनाने वाली अलग अलग कई कंपनियां होती हैं, कोई पार्ले बना रहा है, कोई सनफीस्ट के नाम से बना रहा है, कोई किसी नाम से बना रहा है, तो जो अलग अलग इकाइयां हैं ये तो फर्म कहलाएंगी। और चूंकि सभी के द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, बिस्किट का किया जा रहा है, तो हम उसको इस फर्मों का जो समूह होगा उसे क्या कहेंगे हम, बिस्किट उद्योग। तो फर्मों का समूह उद्योग होता है, और फर्में छोटी छोटी इकाइयां होती हैं। तो जब पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं तो इसमें आप ध्यान रखें कि जो वस्तु उन फर्मों के द्वारा बेची जा रही है उसकी कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाएगा। फर्म इस कीमत में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी, फर्म इस कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा बेचने के लिए स्वतंत्र होती है। वो कीमत में परिवर्तन नहीं करेगी, लेकिन अपनी बेची जाने वाली मात्रा में परिवर्तन कर सकती है। बाजार की ऐसी स्थिति में जो हमारे औसत आगम AR और सीमांत आगम MR, इन वक्रों की संरचना किस प्रकार की होगी, इसे हम एक सारणी और रेखा चित्र से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम सारणी को देखें। आप यहाँ पहले कॉलम में हमने लिया है बिक्री मात्रा, अर्थात फर्म द्वारा वस्तु की कितनी इकाइयां बेची जा रही हैं।
दूसरे कॉलम में औसत आगम AR, मैंने पहले बताया था औसत आगम एक तरह से वस्तु की प्रति इकाई कीमत को भी बताती है। तीसरे कॉलम में लिया है कुल आगम TR, फर्म ने कितनी वस्तु की इकाइयां बेची और प्रति इकाई कीमत कितनी थी, इसके आधार पर हम TR निकाल सकते हैं। और सीमांत आगम दूसरी अगली वाली इकाई से पिछली वाली इकाई के अंतर में जो कुल आगम में परिवर्तन आया है वो हमारा सीमांत आगम बताता है। और देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जब बिक्री की मात्रा 1 इकाई है उस समय वस्तु की कीमत या औसत आगम कितना माना है हमने, 10 रुपए। अब 10 रुपए में एक वस्तु की इकाई बिक रही है, कुल आगम कितना प्राप्त होगा, 10 गुणा 1, 10 रुपए उसको प्राप्त होंगे। और चूंकि यह पहला ही मान है इसलिए जो TR का पहला मान होता है वही हमारा MR का भी मान होगा, जो आप देख रहे हैं 10 ही इकाई है। अब फर्म 2 इकाइयां बेचती है। अब यहाँ विशेष बात देखने की है कि औसत आगम जो AR है यहाँ भी कितना लिया गया है, 10। क्यों लिया गया है 10? क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपसे कि फर्म वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करेगी, वो कीमत उसके लिए हमेशा स्थिर रहेगी, वो चाहे वस्तु की कितनी भी इकाइयां बेचे। तो अगर 10 है और 2 इकाइयां बेच रही है तो कुल आगम कितना हो जाएगा उसका, 10 गुणा 2, 20 रुपए उसका कुल आगम कहलाएगा। अब सीमांत आगम की बात करें, सीमांत आगम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था 2 इकाइयों के लिए जो कुल आगम है 20 रुपए, उसमें से घटाया जाएगा 1 इकाई के लिए जो कुल आगम है 10 रुपए, तो 20 माइनस 10 सीमांत आगम कितना आ गया, 10 रुपए। अब बात करें बिक्री की मात्रा 3 इकाई कर दी जाती है, औसत आगम वही स्थिर रहेगी राशि, ध्यान रखना है इसमें कोई भी परिवर्तन फर्म नहीं करेगी, 10 रुपए रहती है तो 10 गुणा 3, कुल आगम आ गया आपका 30, और 30 में से क्या घटाएंगे हम, अब घटाएंगे 20, तो जो 10 मान प्राप्त होगा वो किसको बतलाएगा, सीमांत आगम MR के मान को बतलाएगा। ठीक यही स्थिति हम चौथी इकाई 5वीं इकाई के अध्ययन पर भी देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी के सीमांत आगम के मान भी कितने कितने आ रहे हैं, 10-10 इकाई ही प्राप्त हो रहे हैं। अब इन मानों की सहायता से हम रेखा चित्र का अंकन करते हैं। रेखा चित्र को पहले ही मैंने बताया था, 2 अक्ष आपको बनाने हैं, OX और OY। OX अक्ष पर लेना है आपको वस्तु की बिक्री की मात्रा, कितनी कितनी इकाइयां बेची गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से अंकन आपको करना है। आप ज्यादा मान भी ले सकते हैं, इससे उसके अनुसार आप अंकन कर सकते हैं। OY अक्ष पर क्या लेंगे हम, औसत आगम और सीमांत आगम AR और MR को बताना है। अब चूंकि टेबल में आपने देखा कि जो मान AR के हैं वही मान किसके हैं, आपके MR के हैं, इसलिए AR और MR के मानों को जब हम अंकित करेंगे तो वो समान ही मान आएंगे, और जब उन मानों को आपस में बिंदुओं के द्वारा मिलाया जाएगा तो X अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और एक फर्म के लिए जो औसत आगम वक्र होता है वही उसका मांग वक्र भी होता है। और चूंकि मांग की लोच का चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, जब मांग वक्र हमारा X अक्ष के समानांतर आ रहा था तो उस समय मांग कैसी थी, हमारी मांग की लोच पूर्णतया लोचदार। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता में उसका मांग वक्र प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, पूर्णतया लोचदार X अक्ष के समांतर एक सरल रेखा के रूप में। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषता है, जिसमें AR और MR दोनों के लिए एक ही वक्र X अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अब बात करते हैं दूसरे बाजार स्थिति की, एकाधिकार बाजार में आगम वक्र। अब आप कहेंगे एकाधिकार क्या होता है। एकाधिकार शब्द बना हुआ है मोनोपोली, मोनो प्लस पॉली, मोनो एक, पॉली विक्रेता। जब बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें किसी भी वस्तु का केवल और केवल एक ही विक्रेता होता है, आप ध्यान दें यहाँ शब्द पर, एक ही विक्रेता होना चाहिए। क्रेता तो बहुत सारे होंगे लेकिन वस्तु बेचने वाला उत्पादक या फर्म कौन होगा, एक ही होगा। अब ऐसी स्थिति में जो वो उत्पादक या फर्म होती है वही तो अपनी वस्तु की कीमत तय करती है और वही अपनी वस्तु की बेचे जाने वाली मात्रा का निर्धारण भी करती है। ऐसी स्थिति में जो AR और MR वक्र बनेंगे उनको पुनः हम एक टेबल और रेखा चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। टेबल की बात करें, 4 कॉलम है। पहले कॉलम में बिक्री मात्रा Q, वही औसत आगम AR को, तीसरे में कुल आगम TR
और चौथे में सीमांत आगम। यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि उत्पादक फर्म जो कि एकाधिकारी की स्थिति में है अपनी वस्तु की यदि ज्यादा बिक्री करना चाहती है तो उसे कीमत में कमी करनी पड़ेगी, तभी वो अपनी वस्तु की ज्यादा मात्रा बेच सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जब बिक्री की मात्रा 1 इकाई है उस समय औसत आगम AR का मान कितना है 10, जो कि वस्तु की प्रति इकाई को भी बता रहा है। अब कुल आगम कितना हो जाएगा 10 गुणा 1 10 रुपए, और सीमांत आगम भी कितना रहेगा 10 रुपए ही रहेगा। अब बात करते हैं कि फर्म जब वस्तु की 2 इकाइयां बेचना चाहती है तो कब बेचेगी, क्योंकि यहाँ कीमत का निर्धारण भी कौन कर रहा है, फर्म ही कर रही है। तो ऐसी स्थिति में वो फर्म वस्तु की कीमत में कमी कर देती है, और कमी कर कितनी कर दी उसने अब 8 रुपए, और 8 रुपए कीमत करने पर कुल आगम कितना हो जाएगा 8 गुणा 2 16 रुपए। अब सीमांत आगम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम 16 में से 10 को कम करेंगे 6 रुपए सीमांत आगम प्राप्त होगा। तीसरी इकाई बात करें, जब फर्म 3 इकाइयां बेचना चाहती है तो कीमत में उसे और कमी करनी पड़ती है। अब उसने कितनी कर दी 6 रुपए कर दी। अब कितना हो गया उसका कुल आगम 6 गुणा 3 18 रुपए, और सीमांत आगम कितना हो जाएगा 18 माइनस 16 बराबर 2 रुपए उसका होगा। अब फर्म और बेचना चाहती है ज्यादा वस्तु में, कीमत में और कमी कर दी। अब कितना हुआ 4 से उसने 4.5 रुपए प्रति इकाई कीमत की, तो कुल आगम कितना हो जाएगा 4.5 गुणा 4 18 रुपए उसका हो गया। अब सीमांत आगम देख रहे हैं आप 18 माइनस 18 कितना हो गया 0, ठीक है ना, अर्थात अगली वाली इकाई से कोई सीमांत आगम में उसकी वृद्धि नहीं हो रही है। 5वीं इकाई पर जाकर के देख रहे हैं तो कीमत कितनी है अब 3 रुपए, तो 5 गुणा 3 कुल आगम कितना हो गया 15 रुपए। अब सीमांत आगम कितना आ जाएगा 15 माइनस 18 माइनस का 3 रुपए, अर्थात यहाँ उसका सीमांत आगम कम हो जाता है। सामान्यतः एकाधिकारी फर्म इस कीमत पर वस्तु को नहीं बेचेगी क्योंकि यहाँ उसे लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि इन मानों की सहायता से अब हम रेखा चित्र का निर्माण करें, क्योंकि यहाँ आपने देखा सारणी में MR के मान ऋणात्मक भी हैं, इसलिए हमें एक OY डैश अक्ष नीचे की तरफ भी लेना पड़ेगा, जिस पर हम मान कैसे लेंगे ऋणात्मक मान लेंगे। OX अक्ष पर वही पहले की तरह बिक्री की मात्रा लेनी है, और OY अक्ष पर औसत आगम और सीमांत आगम को बताना है। जो जो मान है हमारे पास उनकी सहायता से इन वक्रों का निर्माण करना है। पहले आप क्या करेंगे, बिक्री की मात्रा और AR की मान ले लिया आपने उसके संगत, फिर इन बिंदुओं को जो हमें प्राप्त होते हैं उन बिंदुओं को हम मिलाते हैं, तो वक्र को आप देख रहे हैं कि AR वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल वाला प्राप्त होता है। MR के मान हम देख रहे हैं, प्रारंभ में मान तेजी से गिर रहे हैं, फिर लगभग स्थिरता सी आ जाती है। 4, जब बिक्री की इकाई 4 है उस समय MR का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और उसके बाद भी यदि फर्म ज्यादा वस्तु बेचना चाहती है तो कीमत में कमी करने के कारण उसका सीमांत आगम कैसा हो जाता है ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक होने के कारण MR वक्र नीचे की ओर चला जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो AR वक्र होता है वो MR वक्र के हमेशा ऊपर, AR वक्र हमेशा MR वक्र के ऊपर ही स्थित होता है। और यहाँ एक स्थिति ये भी क्लियर है कि AR और MR दोनों ही वक्र कैसे होते हैं, नीचे गिरते हुए प्राप्त होते हैं, लेकिन जो MR वक्र है वो AR वक्र की तुलना में अधिक तेज गति से नीचे गिरता है। एक फर्म के लिए जो AR वक्र होता है वही उसका क्या होता है, मांग वक्र भी होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो एकाधिकारी फर्म के लिए जो मांग वक्र होता है वो यदि मांग लोच के आधार पर देखें तो कैसा होगा, बेलोचदार मांग होगा। तो ऐसी स्थिति एकाधिकारी बाजार के लिए होती है। आज बाजार की जो शेष दोनों स्थितियां हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता और अल्पाधिकार बाजार की, और इन आगम वक्रों का महत्व हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ऐसा है आपको ये दोनों बाजार स्थितियों में मांग वक्रों और आगम वक्रों की अवधारणा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप इसको लाइक अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।